हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। जो भागते हुए प्लेग्राउंड में आ गई थी और उसके पीछे पीछे साना भी आ जाता है, पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या खेल रही हो। तो वो वैसे ही कहने लग जाते हैं कि मेरी मम्मी और आंटी से भी ज़्यादा प्रीटी हैं और मुझे कोई और मम्मी नहीं चाहिए। तो साना कहने लग जाता है कि ठीक है, पर तुम इस तरह मिट्टी क्यों खोद रही हो, इसमें क्या ढूंढ रही हो। तो जवन कहती है कि ये कहते हुए उसके सामने एक बग कर देती है, जिसे देख के वो भागने लग जाता है और पीछे पीछे ये भागने लग जाती है। ये सब ऊपर से साना की मॉम भी देख रही थी। और जैसे ही उन दोनों का खेल खत्म हो जाता है तो जब वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, तो वो कहता है कि क्या। तो बताती है कि मैं अपनी मम्मी की पिक दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर उसे अपने घर ले जाती है और एल्बम में से अपनी मॉम की पिक दिखाने लग जाती है, जिसमें जो उनको उसकी मॉम ने उठा रखा था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम तो वाकई बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम अपनी मॉम पर ही गई हो। तो वो कहती है कि मैं डैड के सामने ये नहीं देखती। तो वो कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि डैड सैड हो जाते हैं, तो जब डैड देख नहीं रहे होते मैं तभी मम्मी की पिक्स को देख लेती हूँ। कभी कभी अच्छा होता है पिक्स को देखना। अगर तुम्हें भी अपनी सिस्टर की याद आए तो तुम भी उसकी पिक्स को देख लिया करो। तुम्हारे पास तुम्हारी सिस्टर की पिक तो है ना। तो कहता है कि हाँ। और तभी उसके डैड ने उन लोगों को बस में बिठा दिया था और वो लोग भी वहाँ से चले गए थे। अब हेजन तो इनसे मिलने के बाद बहुत ही खुश हो रहा होता है और यहाँ तक कि ये भी कह रहा होता है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा, क्या मज़े की थी। तो वो कहता है कि हाँ मॉम, आप भी मुझे ऐसे कुछ बनाकर खिलाया करें। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या, ये बर्गर से भी ज़्यादा मज़े की थी। तो कहता है कि हाँ, और मॉम आपको पता है कि अगर आप इनको मेरे डैड बना देती है तो मुझे कोई इशू नहीं है। इस सुनकर उसकी मॉम उससे प्यार कर रही होती है और खुश हो रही होती है। तभी एक कॉल आ जाती है जहाँ पर वो बताती हैं कि हाँ जी, मैं ही सही हूँ। पर इस कॉल में कुछ ऐसी बात पड़ती है कि जिससे ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, यहाँ तक कि अपने बेटे के हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेती हैं और उनके हाथ काँप रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ साना दिखाया जाता है, जो घर पर आता है तो सबसे पहले अपनी मॉम के रूम को देखता है, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, मतलब कि उसकी मॉम सो चुकी थी। फिर घर की सफाई वगैरह करने लग जाता है। जो चीज़ें नीचे गिरी हुई होती हैं उन्हें उठाकर अपनी जगह पर रख रहा होता है। अभी अपने रूम में आ चुका था। इससे जोबोन की बात याद आती है कि अगर तुम्हें अपनी सिस्टर को देखने का दिल करे तो उसकी पिक को देख लिया करो। इसी वजह से ये यही अपनी सिस्टर की पिक को अपनी स्केचबुक वाली नोटबुक से निकालता है, जहाँ पर उसने छुपाई हुई थी, और अपनी सिस्टर को देखने लगता है और फिर उसे वापस रख देता है। और इधर जोबोन दिखाई जा रही है, जो सो चुकी थी। उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं। तो कहती है कि नहीं डैड, मैं सो रही हूँ। पर फिर भी उसके डैड उसे स्टोरी सुनाकर सुला देते हैं। अब जो उनके डैड देखते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को जो भी चीज़ पसंद नहीं है मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। उनका मतलब यही था कि मैं हेजन की मॉम से शादी नहीं करूँगा। फिर पता लगता है कि हेजन की मॉम ने यहाँ से जाते ही कॉन्टैक्ट नंबर बदल दिया है और अपने पहले वाले कॉन्टैक्ट नंबर को बंद कर दिया है और किसी से भी उन्होंने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया था। तभी परेशान हो रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। यहाँ तक कि वो आदिमा भी कह रही होती हैं कि उसको तुम्हारे साथ होना इतना ही बुरा लगा कि उसने जाते ही अपना नंबर चेंज कर लिया, सबके साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई और ही बात होगी, बल्कि कोई और ही रीज़न है या कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं। और वैसे ही हमें हेजन दिखाया जाता है, जिसे वो अपनी फ्रेंड के पास छोड़ने के लिए ले आई थी, क्योंकि उन्हें कोई इशू आ चुका था, सियोल में जाना था और सियोल का काम खत्म करके ही वो अपने बेटे के पास वापस आएंगी। ये बात वो हेजन से बोल रही होती है, पर हेजन कहता है कि मॉम मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तो आपके साथ रहना। पर उनकी फ्रेंड भी उसे रखने को तैयार नहीं हो रही होती, कह रही होती है कि मेरा अपना काम होता है तो मैं इसे कैसे संभालूंगी। पर वो अपनी फ्रेंड को कन्विंस कर लेती हैं कि प्लीज़ इसे अपने पास रख लो कुछ टाइम के लिए, मैं इसे लेने के लिए आ जाऊंगी। और उसकी मॉम ये भी कहकर जाती हैं कि मैं वापस जब आऊँगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बर्गर लेकर आऊँगी। तो वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए मॉम। पर अब उसकी मॉम उसको हक करके वहाँ से चली जाती हैं और ये अपनी मॉम को जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब जब वो उनके रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं कि उनके ऊपर वाले नेबर भी आए होते हैं और उनके साथ उनका कोलीग भी आया होता है, दोनों यहाँ पर खाने के लिए आते हैं और वहीं पर वो आजुमा भी बैठी होती हैं और कहने लग जाती हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह रोज़ रोज़ लड़ना अच्छी बात नहीं होती। उसके लिए उसका फेवरेट खाना लेकर जाया करो, उसको उस जगह पर घूमने लेकर जाया करो जो उसकी फेवरेट हो, ताकि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाए। तो वो उनकी तरह उन्हें इशारा करते हैं कि चुप हो जाओ, तो वो वहीं पर चुप हो जाती हैं और उसके आगे कोई बात नहीं करती। वैसे ही जवान आ जाती है और जवान बहुत ज़्यादा खुश होती है। सही अपने नेबर वाले अंकल को देखती है तो उनके पास जाती है फ़ौरन से भागकर और उनके यूनिफॉर्म को देखने लग जाती है और कहती है कि डैड, ये पुलिस ऑफिसर है। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये पुलिस ऑफिसर है और इन्हें हेलो बोलो। तो ये जल्दी से उन्हें हेलो बोलती है और फिर बताती है कि साना हमारे साथ खेलता है और उसने हमारे घर से खाना भी खाया है। ये बात सुनते ही वो पूछने लगते हैं कि क्या साना ने तुम लोगों के घर से खाना खाया। तो वो कहती है कि हाँ, वो क्या आगे भी हमारे साथ खाना खा सकता है, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, क्या वो मेरे साथ खेल सकता है। तो दूसरी तरफ वो आजिमा भी कहने लग जाती हैं कि लगता है कि उसको प्रॉपर घर पर खाना नहीं मिलता, इसी वजह से वो उनके साथ जाकर खाना खाता है। अब उनकी ये बात सुनकर वो कहते हैं कि वो आइंदे से आप लोगों को तंग नहीं करेगा, थैंक्स, आप लोगों ने उसका इतना ख्याल रखा।
जब वो अपने डैड के पास आ जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि अंकल कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ खेल भी सकता है और हमारे घर से वो खा भी सकता है, उन्हें कोई इशू नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और भागने लग जाती है। ये देखकर साना के डैड तो कुछ नहीं बोल रहे होते। अब साना जब स्कूल से आता है तो रेस्टोरेंट वाली तरफ से गुजर रहा होता है। उसे आते हुए देखकर जब उनके डैड कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास खाना खा लो, मैंने नूडल्स बनाए हैं, ये भी खाने के लिए पहुँचता है और बड़े मज़े से बैठकर खाने लग जाता है। जब उन तो बस बैठकर उसे देखे जा रही होती है और उसके डैड जो दोनों को बैठकर देख रहे होते हैं, वैसे उनके पास एक कॉल आती है। कॉल अटेंड करने पर पता लगता है कि वो और नहीं बल्कि हेजन की मॉम थी। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपने अपना कॉन्टैक्ट भी चेंज कर लिया। तो वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शायद वो उनसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसी वजह से उन्हें एक एड्रेस दिया था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि तुम ठीक तो हो ना, तो उन्होंने उन्हें एक एड्रेस दे दिया था। फिर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी हेजन बैठ कर वेट कर रहा होता है। तो वो हेजन को बाहर सर्दी में देखकर पूछने लग जाते हैं कि तुम बाहर क्यों बैठे हो इतनी सर्दी में। तो वो बताता है कि मॉम ने बताया था कि आप आ रहे हैं, इसी वजह से मैं आपके वेट में बाहर बैठा हुआ था। तो ये हेजन के साथ ही उसके घर आते हैं जहाँ पर वो रह रहा था और उस घर का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और नूडल्स वो करता है और कहता है कि क्या मैं आपको नूडल्स बना कर दे दूँ, बस इसमें पानी डलता है और ये बहुत मज़े के होते हैं। जब उनके डैड कहते हैं कि नहीं तुम नूडल्स मत खाओ, तुम मेरे बनाए हुए डम्पलिंग खा लो, ये कहते हुए सामने रख देते हैं। तो वो भी बहुत मज़े से उन डम्पलिंग्स को खाने लग जाता है। वैसे उसकी आंट भी आ जाती है जिनके घर पर वो रह रहा था, मतलब उसकी मॉम की दोस्त। वो आते ही साथ कहती हैं कि सॉरी मेरा घर थोड़ा बिखरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो कहती हैं कि मैं इसकी बेबी सिट नहीं कर सकती, मेरे पेपर चल रहे हैं और मुझे स्टडी करनी होती है, पर हेजन ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया। ये अपना ख्याल बहुत ही अच्छे से खुद ही रख लेता है, यहाँ तक कि खाना भी खुद खा लेता है, कभी भी मुझे उसको खाना बनाकर नहीं देना पड़ा। तो ये हेजन से पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो वो बताता है कि मॉम जल्दी वापस आ जाएंगी, उन्होंने बोला है कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए गई हैं। तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ उसने आपके आने का मुझे भी बताया था। तो हेजन के पास बैठकर जो उनके डैड पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये तो उन्हें देखने लग जाता है और फिर आंटी की तरफ भी देखने लग जाता है। आंटी भी उन्हें देख रही होती है कि ये एक बच्चे को अपने पास कैसे लेकर जाना चाहते हैं जब उसकी माँ का कोई पता नहीं कि वो कब आएगी। पर हेजन तो जो वो उनके डैड का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसने उनकी बात मान ली थी, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार था, बल्कि वो ज़्यादा ही कोई था। तो ये उसकी आंटी से पूछते हैं कि क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ। तो वो भी मना नहीं करती लेकर जाने से। और इधर साना की मॉम दिखा जाती हैं, जो उठती हैं तो सबसे पहले अपने बेटे के रूम में जाते हैं, जिसका रूम खुला हुआ होता है। जब उसके रूम में जाती हैं तो कपड़े साइड में रखती हैं और जो ड्रॉर्स वगैरह खुले हुए होते हैं उन्हें बंद करने लग जाती हैं। तभी उन्हें एक बुक नज़र आती है, जिसे देखने पर उन्हें फैमिली फ़ोटो भी मिल जाती है। इस फोटो को देखते ही उनकी तो जैसे हालत ही ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उनकी बेटी भी उस पिक्चर में थी। और इधर साना दिखाया जाता है जो वो उनके साथ होता है और उसके साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए उसने भी प्रॉमिस कर दिया था। इधर दूसरी तरफ साना के डैड दिखाए जाते हैं जो अपनी वाइफ का फेवरेट खाना उनके लिए लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि आंटी ने बोला था कि उसकी फेवरेट चीज़ें उसे खिलाया करो, देखने वो मान जाएगी। अब जब वो घर पर खाना लेकर जाते हैं तो अपनी वाइफ को टेबल पर गिरा हुआ देखते हैं। तो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वो एक बुक दिखाने लग जाती है, ये देखो। तो पूछते हैं कि क्या ये पिक तुम्हें साना के पास से मिली है। तो वो कहती हैं कि हाँ, क्या तुम्हें भी इस पिक के बारे में पता था, और साना भी तो वहाँ पर था ना, तो उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। अब पता लगता है कि उसकी मॉम सच में साना पर ही ये सारे इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसकी बेटी की डेथ के होने के पीछे वही था। वो अगर वहाँ पर कुछ कर लेता तो उसकी बेटी बच जाती। पर साना के डैड कहते हैं कि तुम एक छोटे से बच्चे पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, वो वहाँ पर उसके लिए क्या ही कर सकता था। पर वो इस बात पर जिद पर बैठी होती है। तुम्हारे बेटे को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए थी, वो वहीं पर था, वो उसे बचा सकता। फिर से इस बात पर लेकर उनके आपस में बहस स्टार्ट हो जाती है। अब साना जब घर पर आने लगता है तो वो अपनी मोम की बातें सुन लेता है और मोम उसके बारे में ये भी कह रही होती है कि साना तो यहाँ पर आने के बाद बहुत खुश रहने लगता है। वो नीचे वाले नेबर्स के पास जाकर खाना भी खाता है, उनके साथ खेलता भी है और खुश रहता है। और यहाँ तक कि वो उसके रेस्टोरेंट में जाकर खाता रहता है। वो बाहर से पका हुआ खाना खाता है और इधर हमें देखो, हम तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अब साना ये बातें सुन रहा होता है और उसे अपनी मोम पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी मोम कह रही होती है कि मुझे बस छोड़ दो। साना फ़ौरन से अंदर जाता है और अपनी मोम के पास बैठ कर रोने लग जाता है और मोम को मनाने लग जाता है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ना खाऊँगा और ना ही मैं हँसूँगा। साना के डर उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मोम से बात कर लूँगा। पर साना तो अपनी मोम को रो रो कर मनाने पर लगा रहता है। पर उसकी मोम तो खुद उनसे चुप हो जाती है और फिर वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती हैं। ये तो अपनी मोम के रूम के बाहर भी बैठ गया होता है, पर उसकी मोम तो उसका दरवाज़ा तक नहीं खोल रही होती। काफ़ी टाइम गुजर जाता है उसे वहीं पर बैठे हुए, और हेजुन दिखाया जाता है जिसे जोवोन के डैड अपने साथ ले आए होते हैं और इसे कमरे में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर एनाटी काफ़ी सामान होता है और जोवोन भी बाहर से खड़े होकर उन्हें देख रही होती है। तो ये भी उसे देखने लग जाता है। उसके डैड कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, वो तो बस साना की वजह से परेशान है, क्योंकि साना ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। और तुम्हारे लिए ये कमरा मैं साफ़ करवा दूंगा, कोई टाइम में ये सामान भी निकलवा दूंगा और तुम्हारे लिए बेड भी ले आऊँगा। तो वो बेड का सुनते ही पहले तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर कहने लग जाता है कि मेरी मोम वापस आ जाएंगी तो मैं चला जाऊँगा।
तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए न्यू बेड नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हारी मॉम ने बोला कि वो तुम्हारे लिए एक बेड लेकर आएंगी। तो ये उनकी बात से कहता है कि मेरी वजह से क्या आप डैड होते। तो उसकी बात से वो उसके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा समझो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। जब वो तो ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है कि ये मेरे डैड हैं, तुम्हारा डैड नहीं है। और उसके डैड भी आगे से उसको पकड़ कर घुमाने लग जाते हैं और उसे वहाँ से पकड़ ले जा रहे होते हैं कि मेरा बच्चा सब्र करो, चलो खाना खाओ। अब खाने की टेबल पर भी बैठकर जो वो बस हेजन को ही देखे जा रही होती है और वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि इतना तेज़ मत खाओ, आराम से खाओ। जब वो उसकी तरफ फिंगर करते हुए कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि इस तरह ऊपर की तरफ फिंगर नहीं करनी चाहिए। तो ये नीचे से उसे टांग मारने लग जाती है कि तुम चले जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे पास ऑलरेडी मम्मी है परी, मैं अपने डैड की शादी नहीं करना चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, वो आज मैं इसके साथ इसलिए आई थी क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती थी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से उठकर ज़मीन पर लेट जाती है और उन्हें लग जाती है। हेजन भी उसे देख रहा होता है और उसके डैड भी उसे रोता हुआ देख रहे होते हैं और वो हेजन की तरफ देख के कहते हैं कि इसे इग्नोर करो, तुम अपना खाओ, इसका तो ये रोज़ का ड्रामा है। जो सुन के हेजन पे छुप करके खाना खाने लगता है और स्माइल करता है। जो वो उनके डैड से कहते हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारा सारा खाना खा जाऊंगा। पर उसे तो इस बात से भी कोई असर नहीं हो रहा होता और इधर साना दिखाया जाता है जो सो तो रहा होता है पर उसे सोते हुए भी रोना आ रहा होता है, जबकि जब उनको तो बिल्कुल परवाह नहीं होती कि वो कहाँ सोई हुई है। और हेजन जो अभी ज़मीन पर ही सो रहा होता है, पर वो डैड का वर्ड यूज़ करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। इधर साना जिसने अपनी मॉम से प्रॉमिस कर लिया था कि वह जवान के साथ नहीं खेलेगा, जवान उसको खेलने के लिए बुला रही होती है, पर वो उसे मना कर देता है कि अब ना तो मैं तुम लोगों के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो वो उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वैसे ही साना की मॉम घर से बैग लेकर जा रही होती है, तो वो अपनी मॉम को देखकर वहाँ पर रुक जाता है कि मॉम आप कहाँ जा रही हैं। ये भी आंट को देखकर उनसे कहने लग जाती है कि क्या आपका बेटा मेरे साथ खेल सकता है, मेरे घर पर हम दोनों साथ में टीवी देखते हैं, मैं बहुत मजा आता है, प्लीज इसे आने देना। ये मना कर रहा है। साना उसे रोकना चाह रहा होता है कि मेरी मॉम के सामने ऐसी बात ना करो। तो साना की मॉम जवान की बात की वजह से रुकती है और कहती है कि क्या तुम्हें इसके साथ रहना अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो भी बोल देती है कि ठीक है, अब इसे अपने पास ही रखो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और साना पीछे रो रहा होता है, जबकि ये साना के पास खुश हो रही होती है। इसे तो ये पता ही नहीं होता कि साना के पास उसकी मॉम हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन साना तो ऐसे रो रहा था जैसे उसे पता था कि उसकी मॉम अब कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी। वैसे इस बात को 1 साल गुजर चुका था, 2004 से 2005 का साल आ गया था। जवान जो साना के साथ खेलना चाह रही होती है, पर साना उसे साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं खेलना, क्योंकि वो बैठकर अपना काम कर रहा था। वैसे ही उसके सामने ही जो आ जाता है, जो सब कुछ देख रहा होता है और अपनी बैली आगे करके कहता है कि मुझे मारो। तो ये भी उसको मारने लग जाती है और दोनों खेलने लग जाते हैं। फाइनली दोनों साथ में खेलने लग गए थे, क्योंकि जवान ने अब जाकर उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इसे ये पता लगता है कि हेजन की मॉम अभी तक वापस नहीं आई थी उसे लेने के लिए। और यूँ ही वक्त गुजरते गुजरते 2013 का वक्त आ गया था और वो सारे बड़े हो गए थे और दिखाया जाता है कि जवान और साना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आज उनके स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था और जब उनके डैड ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, तभी हेजन भी टॉफू लेकर घर पहुंच जाता है और अपने डैड को दे देता है। उसके डैड कहते हैं कि साना और अपने अंकल को भी नाश्ते के लिए बुला लो। तो वो एक डंडा उठा के छत पे मारने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के वो लोग भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। और यहाँ साना जब उनके पास आता है, जो कि टाई बांधने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे पहनी नहीं जा रही होती। वो उसे टाई लेते हुए कहता है कि ये लास्ट टाइम है, अगली बार तुम खुद ही करोगी। वो कहती है कि पता नहीं मैं कभी भी इससे सीख क्यों नहीं सकती। वो ये सुन के स्माइल करता है और फिर जवान को टाई पहना देता है। इसके बाद वो सब मिलकर नाश्ता करने लग जाते हैं। तभी जवान कहती है कि क्या आप लोगों ने अडॉप्टेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच लिया। इस पे साना कहता है कि तुम जानती भी हो कि अडॉप्टेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वो कहती है कि हाँ, अडॉप्टेशन कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपका कोई रिश्ता ना भी हो तब भी आप बायोलॉजिकल बाप बेटा बन जाते हैं। वो कहता है कि फिर कौन किसका अडॉप्टेड बेटा बनेगा। इसमें वो कहती है कि तुम्हारे डैड बड़े हैं तो वो मेरे डैड को अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुन के सभी हंसने लग जाते हैं। साना कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे डैड मेरे भाई बन जाएंगे और फिर मैं तुम दोनों का अंकल बन जाऊंगा। फिर वो हेजन से कहता है कि चलो अब मुझे अंकल बोलो, लेकिन हेजन को तो ऐसा करना बहुत ही अजीब लग रहा होता है। फिर वो गुस्से से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको अपना लास्ट नेम एक करना होगा, वरना मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।